तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम के डे 33 में। और जो लोग मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, दे ऑलरेडी नो कि इस पूरे प्रोग्राम को हम कहते हैं 150 डेज हार्ड चैलेंज, और जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 150 ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिसमें कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज, वेरियस एग्जाम, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, उनके बहुत रीसेंट जो क्वेश्चन आए हैं उनको प्रैक्टिस किया जाए और कुछ वो चीजें ढूंढी जाए कि हाँ, यूपीएससी का एग्जामिनर कहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो कोई भी आपके जो प्राइवेट कोचिंग आंसर, ठीक है, जो कोचिंग है उनका, प्राइवेट कोचिंग की कोई भी, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लेना। पॉज करो, अभी अटेम्प्ट कर लो। फिर देखो यहाँ पे, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि पॉलिटी के लिए अगर आपको बेस्ट कहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो ना, तो वो सीडीएस के करना। वो सीएससी भी नहीं है, ठीक है, वो सीएपीएफ भी नहीं है, क्योंकि सीएससी और सीएपीएफ में एक ट्रेंड है कि वहां वो पूछते हैं नॉर्मली कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स या कितनी स्टेटमेंट्स सही है। सीडीएस में पॉलिटी का ट्रेंड ये है कि वो हमेशा पूछते हैं कि इनमें से नॉट करेक्ट कौन सी है, और जो भी यहाँ स्टेटमेंट दी जाएगी वो लगभग करेक्ट के आसपास की होंगी। समझ रहे हो? देखो यहाँ ये स्टेटमेंट्स पढ़ो कि भैया, आर्टिकल 51, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट 51A। 51 एंड 51A बोथ आर डिफरेंट आर्टिकल्स। समझ रहे हो? तो आर्टिकल 51 के 4 सब पार्ट है। अब वही जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा होगा उन्हीं को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे के रखा हुआ है कि बताओ इनमें से कौन सी बातें उन 4 सब पार्ट्स में की गई है। राइट? कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, एंड यूज यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, है ना, एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। समझ रहे हो? अब इनमें से ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। ये यहाँ पे ऐसे फंसा दिया गया है कि भैया देखो, लॉजिक लगाओ कि भाई यूएन पीस कीपिंग फोर्स को यूज करना, समझ रहे हो, यूज करने की ये बात कर रहा है। भैया इंडियन स्टेट यूएन पीस कीपिंग फोर्स को इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मैंडेटरली, क्या समझ रहे हो, अगर ओबलाइज कर दिया जाएगा, अगर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया जाएगा इंडियन स्टेट पे, तब तो भैया उनकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी छीनी गई। अगर स्टेट खुद बोल रहा है कि हाँ, हम जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स का ही यूज करेंगे। समझ रहे हो? ये फोर्स की यहाँ पे बात गलत आ गई। यहाँ पे इसकी जगह जो जो तीसरी जो इसमें एलिमेंट, ठीक है, ए बी डी एंड जो इसका सी पार्ट है वो कहता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, रिजीम वगैरह, इनको सबको रिस्पेक्ट करना। तो आर्टिकल 51 के 4 सब पार्ट है, ये उसमें हिस्सा नहीं है, सी की जगह इंटरनेशनल ट्रीटी वाला है। अब एक एक बात आपने और भी देखी होगी इंटरनेशनल ट्रीटीज के रिगार्डिंग, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, अगर उन ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना है तो भले ही वो स्टेट लिस्ट में एनलिस्टेड किसी मैटर से रिलेटेड आपको लॉ बनाना पड़े, लेकिन वो पावर फिर भी पार्लियामेंट के पास होगी, भले ही वो पर्टिकुलर मैटर स्टेट लिस्ट में हो। समझ रहे हो? अब ये इस आर्टिकल 51 में मेंशन नहीं है, ये प्रोविजन सेपरेटली आर्टिकल 253 में मेंशन्ड है। समझ रहे हो? तो इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इतने सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, पीवाईक्यूज आए हुए हैं ऑलरेडी। देखो, ये अगेन एक बहुत ही, समझ रहे हो, काफी ये डीप क्वेश्चन में इसे कहूंगा नाम के बारे में। जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है, स्पेशली जो पीएसआईआर ऑप्शनल के नहीं है, या फिर जिन्होंने आईआर को सिर्फ और सिर्फ मैगजीन के थ्रू कवर किया होगा, उनके लिए ये काफी डिफिकल्ट होगा। समझ रहे हो? अब्दुल नासेर, नेहरू, फिडेल कास्त्रो, इनमें से पूछा गया है कि भैया इनमें से कौन सा पर्टिकुलर आदमी नॉट, समझ रहे हो, ये देखो सीडीएस के क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ सीडीएस का ट्रेंड ही यही है कि वो नॉट में पूछता है क्वेश्चंस। इसीलिए सीडीएस के क्वेश्चन बहुत एकदम प्रीमियम टाइप के क्वेश्चन इन्होंने बना के रखे हैं कि नाम से इनमें से कौन सा लीडर बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। राइट? तो डेफिनेटली आपने नसेर इजिप्शियन, है ना, और नेहरू इंडियन एंड फिदेल कास्त्रो, ठीक है, इनका नाम सुना होगा। तो जो क्यूबा व्यूबा वगैरह से रिलेटेड, और फिर इंडोनेशिया, ठीक है, इनके जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे वो भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले किए हैं। लेकिन ये जो ख्वामे नक्रुमा है, ये भी एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं। समझ रहे हो? ये घाना के एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका इसलिए अफ्रीका में एक बहुत बड़ा, ठीक है, अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनका इनका नाम है। वो इसलिए क्योंकि भैया जो अफ्रीकन यूनियन, एयू का प्रेडेसर था, एक एक तरीके से उनके जो बाप आप कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है, ओएयू,
ये एयू से पहले, अफ्रीकन यूनियन से पहले ओएयू वहां पे, ठीक है, बनी थी अराउंड 1963-64 के आसपास ही बनी थी। अब इसको बनाने में ये सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंटल रोल इनका रहा है, ख्वामे नक्रुमा का। तो इस तरीके से दे ऑलवेज गिव यू कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। बाकी ठीक है, जो चीजें हैं ये अगेन नाम पे नॉर्मली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं कि टिल नाउ इंडिया हैज स्किप्ड नाम मीटिंग ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्किप किया है नाम की मीटिंग को, एक 2016 में और एक 2018 में। तो ये स्टेटमेंट्स क्या ये ट्रू होगी या नहीं, समझ रहे हो? अगर नहीं तो मुझे आप ये भी बताएंगे कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया का, सिवाय प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को, ठीक है, एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी के सबसे निचले फ्लोर पे रखने की कोशिश करी थी। राइट, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन देखो, दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन। इन्हीं सारे क्वेश्चन पे बिल्ड करके वो जो एक टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना हिस्ट्री में, उनके पूछने की आदत है कि मेडाइवल इंडियन की कोई टर्म वो आपसे पूछ लेंगे वगैरह वगैरह। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पूछ लिया कि ये बलूटेदार क्या चीज है, इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब अगेन मैं आपको यहाँ से, हमने एक बात जरूर सीखनी है यहाँ पे कि भैया यहाँ से, राइट, यहाँ से बात ये सीखनी है कि लॉजिक का यूज करके आप कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस को, ठीक है, बाहर कर सकते हो और अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हो। देखो, बलूतेदार का मान लो हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, ए भी पता नहीं है, तो यहाँ स्टेटमेंट 1 पढ़ो कि दे वर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस। मान लो ये बात सही है, मान लो ये बात सही है, विलेज सर्वेंट रहे हैं और आर्टिशन रहे हैं। दूसरा, दे वर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पेजेंट फैमिली, एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पेजेंट फैमिली, समझ रहे हो? अब यहाँ पे पेजेंट फैमिली की बात हो रही है, कृषक परिवारों की यहाँ पे बात हो रही है। क्या कृषक, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये भी कह दिया होता, ये भी कह दिया होता कि वो जो लैंड ओनर है, ठीक है, जो लैंड ओनर है या फिर लैंडलॉर्ड है, उनकी फैमिलीज इन्हें एम्प्लॉय करती, तो मान लेते। लेकिन पेजेंट फैमिली, इंडिविजुअल पेजेंट फैमिली के द्वारा किसी एक पूरे सर्वेंट को, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे देना, तो ये तो समझ रहे हो कॉन्फ्लिक्टिंग बात है ना। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, समझ रहे हो? और इसमें से अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट सही है, राइट, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत होनी ही है। सो आंसर आपका इस तरीके से 1 और 3 आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 1, 2 और 3 दिया हुआ है। मैंने इसको सर्च करने की कोशिश करी महाराष्ट्र सरकार के गजट में। महाराष्ट्र सरकार के गजट में बलूतेदार के बारे में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन ये है, भैया महाराष्ट्र में ट्रेडिशनली 2 तरीके की विलेज हुआ करती थी, मौजे और कस्बा करके विलेज, समझ रहे हो? मौजे विलेज बड़ी, ठीक है, ऐसी विलेज होती थी जिसमें मोर देन 80 to 90% जो लोग हैं वो अ, पूरी विलेज के लोग वो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। कस्बा एक तरीके से सब टाउन है, सब टाउनशिप एक आप इसे कहेंगे कस्बा। और उस कस्बे में नॉर्मली जो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है, आर्टिशन वगैरह है, नॉर्मली इस तरीके के ऑक्यूपेशन में कस्बे में लोग रहते थे। अब मौजे के अंदर बलूतेदारों का बड़ा रोल था। ये बलूतेदार कौन थे? ये कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जैसे सुतार हो गया, लोहार हो गया, ठीक है, सुनार हो गया, धोबी हो गया, जोशी हो गया, गौरव हो गया, समझ रहे हो? ये जो लोग हैं, दीज पीपल वर कलेक्टिवली नोन एज बलूतेदार। तो ये या तो आर्टिशियन हुआ करते थे या फिर ये विलेज सर्वेंट हुआ करते थे। लेकिन इसे कोई इंडिविजुअल पेजेंट फैमिली एम्प्लॉय नहीं करती थी, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल लोहार हो गया, लोहार को जो अगेन दिस इज नॉट ए डिफेमेटरी वर्ड, मैं, है ना, ये ऑक्यूपेशन को यहाँ पे डिपिक्ट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड यहाँ यूज किए जा रहे हैं, राइट? दिस इज नॉट अ डिफेमेशन और एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कास्ट। सो जो ये लोग हैं, मान लो सुनार, किसी ने सुनार को, इंडिविजुअल फैमिली ने एम्प्लॉयमेंट दे रखी होती है क्या? नो भैया, दे आर बिजनेसमैन, they are, है ना, they are doing their own trade in the society. So this is why अगेन जब भी आप इस क्वेश्चन को कहीं पे देखेंगे, ठीक है, इसका आंसर देख लेना कहीं प्राइवेट कोचिंग में, जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो वेबसाइट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसमें मैक्सिमम जगह आपको डी आंसर मिलेगा, बट आंसर इज 1 and 3। दिस आंसर, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट। अब अगेन ये क्योंकि डिफेंस का क्वेश्चन है, तो हो सकता है उन्होंने इतनी रिसर्च इस चीज पे ना की हो और इस वजह से वो इतनी, ठीक है, इसका
मेरे हिसाब से रॉन्ग आंसर दे रहे हो। सो दिस इज अबाउट बलूतेदार। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये है क्या चीज। ऑब्वियसली ये डेक्कन महाराष्ट्र के एरिया में आपको ज्यादा पाए जाएंगे। नाउ दिस क्वेश्चन, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वायसराय ऐसा है जिसने कि शिमला को एज ए समर कैपिटल, ठीक है, घोषित किया। मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मुझे यहाँ से क्या करना है भैया, मुझे यहाँ से इन ऑप्शंस पे कुछ एक रिसर्च करनी है इंपॉर्टेंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट करनी है वो करनी है अपन लॉर्ड मायो के बारे में, समझ रहे हो। अब अगेन लॉर्ड मायो वो आदमी था जिसके टाइम पे पहली जो सेंसस है 1871 में, वो सेंसस कंडक्ट करवाने का ऑर्डर इस आदमी ने दिया था, लॉर्ड मायो ने, राइट। और इसी को इंडिया में, ठीक है, इवन लॉर्ड रिपन से पहले, लॉर्ड रिपन से भी पहले लॉर्ड मायो ने इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, आपने पढ़ा होगा कि इसने एक डायरेक्शन इशू की थी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उन्हें फाइनेंशियल डेवोल्यूशन थोड़ा दे, थोड़ी पावर्स फाइनेंशियल डेवोल्यूशन थोड़ा उनके लिए करे। तो ये भी लॉर्ड मायो के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको इंसिडेंट देखने को मिलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ठीक है एक अफगान पॉलिसी भी रही है, ठीक है, डिफरेंट अफगान पॉलिसीज ने काफी सारे जो वॉरियर्स है इसे अफगानिस्तान में, ठीक है, एस्टेब्लिश कर लिया था, और बाद में देखो इसकी हत्या भी हुई है, आई थिंक, राइट। और वो कोई अफगान लीडर ही था जिसने इसकी हत्या भी की बाद में। तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड भी रहा है, और इसने अफगानिस्तान को एज ए बफर स्टेट क्रिएट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये विलियम बेंटिक जो है भैया, ये वो आदमी है जिसने सती प्रथा को बंद करवाया। अब अगेन उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे याद है सीडीएस में पिछले साल 2022 में उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि इनमें से कौन सी वो रेगुलेशन है जिसके थ्रू सती प्रथा बंद हुई, समझ रहे हो। सो रेगुलेशन इतना तक पूछ लिया, सो दैट इज रेगुलेशन 17, ठीक है, 1829 की बंगाल का रेगुलेशन 17, इस रेगुलेशन के थ्रू आपकी जो है सती प्रथा बंद हुई थी। फिर यही वो आदमी है जो कि मैकॉलेज मिनट इसी के टाइम पे आया था। और हाँ, लॉर्ड मायो का एक इंपॉर्टेंट रोल और भी रहा है इंडिया में, वो ये कि भैया इसने इंडिया में जो प्रिजन रिफॉर्म है इस पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट। और स्पेशली एक यूनिवर्सल इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जिसमें कि ऐसे प्रोविजन लाए गए जो कि अब इक्वल होने थे टू ब्रिटिश सिटीजन एज वेल एज इंडियन सिटीजन, समझ रहे हो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इसी के टाइम पे जो है इंडिया में रिफॉर्म इसने, स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस लॉ है इंडिया का, उसमें ये रिफॉर्म इसने इंपॉर्टेंट लाया, राइट। देन लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको सभी को पता है, ठीक है, इसकी पॉलिसी बहुत फेमस है, बहुत इनफेमस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन सा वो वायसराय रहा है जिसके टाइम पे, ठीक है, ट्रेन का छोड़ो यार, जिसके टाइम पे इंडिया में ठीक है, ये भी छोड़ो, क्या कहें अब, ठीक है, ओके। तो आप मुझे ये बताएंगे कि इंडिया में जो पहली कॉटन मिल लगी थी वो इनमें से किसके टाइम पे, ठीक है, वो लगी थी। आई होप मैंने क्वेश्चन सही पूछा हो, तो आप ये अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, राइट। आगे अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज का। और ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी है, राइट। मुझे नहीं लगता कि इस पे ऐसे वो सीडीएस वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन वो टिपिकल पूछ ही लेते हैं, इतने डेप्थ में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि माझे विद्यापीठ वो, ठीक है, वर्किंग क्लास पे बनाई गई एक फेमस पोइम है, वो किसने लिखी है। तो ये जो आपकी बुक लिखी है, दिस इज नारायण सुर्वे जी ने ये बुक लिखी हुई है, समझ रहे हो। और ये आप जो है वर्किंग क्लास मूवमेंट से रिलेटेड इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में है कि वो कौन से लीडर थे जिन्होंने द हिंदू और स्वदेश मित्रन इसे छपवाया, ठीक है, इसकी, ठीक है, शुरुआत करी इन दो न्यूज़पेपर्स की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि, राइट, कि वो कौन सा आदमी था जिसने कि इंडिया में पहली जो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी है, ठीक है, इंडियन, तो वो किसने चलाई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आई होप ये वीडियो सीरीज, ये लेक्चर सीरीज थोड़ी बहुत वैल्यू आपके प्रिपरेशन में ऐड कर पा रही होगी, कर पा रही है। और कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें मैं सारी पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट
अपनी फीडबैक देते रहें, ठीक है? शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, यारों के साथ एंड एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।